बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि नाइन्थ केमिस्ट्री की क्लासेस हमारे यहाँ पर इस चैनल पर रेगुलरली होती हैं। रिवीजन सेशंस के लिए आज हम जो है वो चैप्टर 1 की नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 की एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर से हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उनमें कौन कौन से जो है वो टेक्निक्स या कौन कौन से लॉजिक यूज़ करेंगे तो इनके आंसर हमारे पास हासिल हो जाएंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किस जो है वो तरह के कंपाउंड जो है उनकी तैयारी के अंदर उनको जो है किस तरह के कंपाउंड्स की तैयारी जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर देखी जाती है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसकी ऑप्शन है इन द लेबॉर्ट्री, जिसमें कंपाउंड्स को या केमिकल्स को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है। ऑन माइक्रो स्केल मतलब थोड़े पैमाने के ऊपर। ऑन कमर्शियल स्केल कहते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मकदार में कमर्शियल स्केल में, और इकोनॉमिक स्केल और इंडस्ट्रियल लेवल पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसी चीज़ को तैयार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ये आएगा कमर्शियल स्केल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कुदरती जिसको जो है तिबई तरीक़ों से, सादा तिबई तरीक़ों से जो है वो चेंज किया जा सकता है या सेपरेट किया जा सकता है। तो इसके अंदर है मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और रेडिकल। तो जैसा कि हम लोगों ने तारीफ़ के अंदर इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने ये बात की है कि मिक्सचर जो होता है इसी को सेपरेट किया जा सकता है। सिर्फ मिक्सचर ही वो चीज़ होती है जिसको सादा तिबई तरीक़ों से या फिज़िकल मीन से जिसको सेपरेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब चूरन है या नमक है, नमक रेत में शामिल हो जाए तो नमक और रेत को सेपरेट किया जा सकता है। इसी तरीके से पानी में अगर नमक हल हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो पानी को अगर हम वेपराइज़ कर दें, पानी को जो है वो हीट दे के ख़त्म कर दें तो नीचे हमारे पास सॉल्ट जो है वो बच जाता है। तो ये मिक्सचर जो होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मीन से, सिंपल फिज़िकल मीन से, सादा तिबई तरीक़ों से। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन। जो ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा अकरिंग एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है जी। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाई जाती है। दोनों ये जो ऑप्शन 3 है MCQs नंबर 3 है और MCQs नंबर 4 है, दोनों का आंसर जो है ऑक्सीजन आएगा। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर तीसरी या कचरे कुरा हवाई के अंदर तीसरी, एटमॉस्फेयर के अंदर तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो है हमारे पास, इसका आंसर आर्गोन आएगा। तीसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो आर्गोन पाई जाती है। 1 AMU का अगर हम यहाँ पर मास देखें तो AMU का मास होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम्स। यहाँ पर जो इसका ग्राम्स होगा ये आंसर सही होगा। 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम्स में इसका आंसर सही होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। ये सारे जो हैं ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। इनमें से सिर्फ एक जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। ये हमने पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पर हमने जो है जो मुख्तलिफ होगा, सेपरेट होगा, उसको सेपरेट करना है जो मुख्तलिफ होगा। इनमें से H2 है, O3 है, H2O है और CO2 है। अगर हम H2 की बात करते हैं तो H2 जो है इसमें 2 ही हाइड्रोजन पाए जाते हैं, यही डाई एटॉमिक है। इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखे, O3 है तो इसके नाम से ज़ाहिर है इसके अंदर 3 ऑक्सीजन है। H2O है तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये भी ट्राई एटॉमिक है। और CO2 जो है इसमें 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन पाया जाता है, तो ये भी ट्राई एटॉमिक है। तो यहाँ पर सिर्फ H2 जो है ये डाई एटॉमिक है, बाकी सारे के सारे ट्राई एटॉमिक है। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़। वाटर का 1 मॉलिक्यूल जो होता है, अच्छा यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास बयान किया गया। एक मॉलिक्यूल का मास जो होता है वो तकरीबन जो है वो हमारे पास होगा 18 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास की बात हो रही है यहाँ पर, तो मास जो है वो 18 AMU होगा। 18 ग्राम जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास कभी भी नहीं हो सकता। इसका आंसर जो है वो 18 AMU है। द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़। अच्छा यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। यहाँ पर मोल और मोलर मास जो है उसका देखा जाएगा। किसी भी मोल के अंदर जितना मास होता है उस चीज़ का वो मोलर मास कहलाता है। तो यहाँ पर H2SO4 इसका मोलर मास जो होता है वो हमारे पास 98 ग्राम्स होता है। मोलर मास है, अब मोलर मास जो होता है उसको ग्राम्स में ही लिखा जाता है, 98 ग्राम्स आएगा इसका आंसर। द मोलर मास इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जो मोलर मास होता है उसको ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलर मास ऑफ O2 इन AMU। आमतौर पे जो है इसको
ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन अगर AMU में O2 का मास देखेंगे तो AMU के अंदर इसका मास होगा 32 AMU। इसका आंसर 32 AMU है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2। 8 ग्राम्स ऑफ CO2 जो है वो इनमें से किसके मास के बराबर होगा। इस 11th MCQs को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो मैथमेटिकली इसको एलेबोरेट करना पड़ेगा। CO2 जो है उसका मास हम निकाल लेते हैं। कार्बन जो है उसका मास 12 होता है और ऑक्सीजन जो है उसका मास 16 होता है। 16 मल्टीप्लाई 2 32 प्लस 12 हमारे पास 44 मास आ जाएगा। टोटल मास जो है वो हमारे पास हम कह सकते हैं कि 44 आ गया CO2 का मास। तो 8 डिवाइडेड बाई 44, 8 डिवाइडेड बाई 44 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1818। तो इसका आंसर जो है वो B होगा 0.18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ आइंस। इनमें से कौन से जो है उनके नंबर ऑफ आइंस जो है वो सेम है, ये हमने देखने हैं। इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl2। नंबर ऑफ आइंस देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइंस जो हैं वो हमारे पास बराबर होंगे 1/3 ऑफ MgCl2 के और हाफ ऑफ द NaCl के। इन दोनों के जो नंबर ऑफ आइंस होंगे वो तकरीबन आपस में ऑलमोस्ट बराबर होंगे। इनका मास जो है वो तकरीबन आपस में बराबर होगा। इसके अलावा कोई भी जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम मैस। इनमें अगर मैस की बात करें तो मैस दोनों में सेम किसका होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि N2 जो होता है उसका मास होता है, N2 का मास होता है 28, 14 A का N का मास होता है और 14 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है ये 28 होता है। तो यहाँ पर CO का अगर देखते हैं तो 12 प्लस 16 ये हमारे पास भी 28 आया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग का फर्स्ट जो है 1 मोल ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ N2 जो है इनका मास तकरीबन आपस में बराबर होता है जी। आगे अब जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते ही उस केमिस्ट्री को है जो कंपाउंड्स के जो है वो कमर्शियल लेवल पर या उनको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जहाँ पर कंपाउंड्स को तैयार किया जाता है बड़े लेवल पर, तो उसको जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। एप्लीकेशन इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर जितने कंपाउंड बताए गए हैं जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये सारे कंपाउंड्स कमर्शियली या बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। यूज़ ऑफ दीज केमिकल्स टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर्स, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर। तो इसी तरीके से इन्हीं केमिकल्स का इस्तेमाल करके कई दूसरी इंडस्ट्री जो है उनके लिए मटेरियल वगैरह तैयार करना या इंडस्ट्रीज़ को रन करना जो है ये भी इसका हिस्सा होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते ही ऐसी केमिस्ट्री को हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम अज्जा की तहलील करते हैं, उनको उनके अज्जा में तकसीम करते हैं और हर चीज़ के अंदर मौजूद उसके अज्जा की निशानदेही करते हैं और बताते हैं कोई भी चीज़ किन किन अज्जा से मिलकर बनी हुई है। द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। अब ये जो तज्जिया है ये मेयारी और मकदारी तज्जियों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन किस किस्म का हमें जो है वो उसमें से एनालिसिस चाहिए हम उस किस्म की इसमें से एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर बयान किया गया है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि ये हमें क्या करता है, ये हमें कंपोजिशन के बारे में बताता है, या हमें बताता है कि इसमें ये कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है या कितना सिंपल स्ट्रक्चर रखता है। तो ये क्वालिटी ऑफ द कंपाउंड, मिसाल के तौर पर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई मिट्टी है या कोई वाटर सैंपल है या सॉइल सैंपल है, तो सॉइल सैंपल है उसकी कंपोजिशन देखी जाएगी कि उसमें कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर वाटर है तो उसकी TDS वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, ये क्वालिटेटिव स्टेज, मतलब उसका आउटलुक कैसी है, वाटर दिखता कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से, मतलब उसमें क्लैरिटी कितनी है, टर्बिडिटी कितनी है, TDS कितना है, क्लिनिटी वगैरह कितनी है, तो ये क्वालिटेटिव हो जाएंगे। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स में हम उन जो अज्जा मौजूद हैं उन अज्जा की मिकदार के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे कि क्लोरीन है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लिनिटी है, ये कितने कितने मिकदार में मौजूद है। तो ये क्वांटिटेटिव स्कोप। इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर एनालिसिस आर स्टडीड। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। तो ये कई जो है वो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर, या ये जो चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं, मिसाल के तौर पर फूड है, वाटर है, इन्वायरमेंट है और क्लिनिकल एनालिसिस है, इनके लिए ज़रूरी होती है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरमियान कैसे डिफरेंस किया जा सकता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला किया जाए। हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि उनके केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में नए बनने वाले जो केमिकल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। स्कोप, ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। तो यहाँ पर दोनों किस्म के कंपाउंड जो नेचुरली अकरिंग होते हैं या सिंथेटिक होते हैं यानी कि मसनूई कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स की खसूसियात का मुताला किया जाता है और उन पर होने वाली हैपनिंग्स का या तब्दीलियों का मुताला किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हर किस्म के अदर देन हाइड्रोकार्बन्स जितने भी, चाहे वो कार्बन हो यानी कि कार्बन के जो जिनको हम कार्बोनेट्स वगैरह कहते हैं, अब ये कार्बोनेट्स वगैरह जो हैं ये तो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स नहीं है। इसी तरीके से कार्बाइड्स वगैरह हैं, ये कंपाउंड्स देखे जाएंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हैं, ये कंपाउंड जो हैं ये भी हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव नहीं है। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जो हैं, इसके अलावा दूसरे जितने एलिमेंट्स हैं मौजूद सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के, दूसरे सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं और उनके कंपाउंड्स का मुताला जो है उनको सिंगल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इट है एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरामिक्स एंड मेटलर्जी। तो ये दूसरी तीसरी जितनी भी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के उन सब में इनका इतलाक होता है, उन सब में इनको इस्तेमाल किया जाता है। गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप देखें जी, बायोकेमिस्ट्री जो है ये बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स और बायोकेमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाता है। यानी कि किसी भी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ज़िंदगी जो है वो किन किन रिएक्शन से मिलकर बनी है, किन किन रिएक्शंस की मौजूदगी जो है वो किसी लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। और बायो एलिमेंट्स हर वो एलिमेंट कहलाता है जिस जो लाइफ की एग्जिस्टेंस या लाइफ की जो है वो रनिंग के लिए, प्रॉपर हैपनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। स्कोप की बात करें, इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट वगैरह। तो ये सारे कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी तैयारी वगैरह के लिए तैयारी वगैरह या इनकी जो यूटिलाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म वगैरह है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं, इनका मुताला इसमें किया जाता है। एमरजेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज सेपरेट डिसिप्लिन। पहले ज़माने में जो है वो बायोकेमिस्ट्री को एज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाता था, या केमिस्ट्री की मेन जो डोमेन्स हैं उन्हीं में ही जहाँ जहाँ इसका हिस्सा आता था एज़ पर डिवीजन वहाँ पर इसको स्टडी किया जाता था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अब इसको एज अ सेपरेट डोमेन किया जा रहा है। उसकी वजह है इसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आंसर करने की कोशिश की जाती है। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है, हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। क्या आखिर जानदार खुराक से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर जो प्लांट्स हैं ये एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, जो फंजाई हैं या अलजी वगैरह हैं या माइक्रोब्स वगैरह हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, मोनिरा किंगडम है, ये कैसे एनर्जी हासिल करता है, ये हम लोग देखेंगे। हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज़। एक बीमारी आने से जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें कैसे तब्दीली आती है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखते हैं। इट इज़ अप्लाइड टू द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। मेडिसिन, फूड साइंस और एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया था। हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर फ्रॉम द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे मुख्तलिफ होते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसके अंदर जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की यानी कि जो दो चीज़ें मिलाई जा रही हैं, फिजिकली मिक्स की जा रही हैं, इन दोनों चीज़ों की कंपोजिशन या मिकदार जो होती है वो हमेशा सेम रहे, वो तब्दील ना की जाए, ऐसे जो है वो मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एज़ कम्पेयर दूसरा मिक्सचर जो होता है जिसके अंदर कंपोजिशन वगैरह का ख्याल ना रखा जाए, तनासब वगैरह का ख्याल ना रखा जाए, जिस मर्जी तनासब से दो चीज़ों को मिला दिया जाए, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर घर में हम लोग ये सीमेंट वगैरह लगाते हैं या प्लास्टर वगैरह करते हैं, ये सारे ये काम करते हैं, इनके लिए जो हम लोग रेत और सीमेंट को आपस में मिलाते हैं तो उसकी कंपोजिशन हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही रखते हैं, जो है मतलब 4:1 जो है वो रखते हैं, जितनी मर्जी मिकदार कर लें, लेकिन हम इसकी रेशो 4:1 या 6:1 ही रखते हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं डालते। तो इनका जो मिक्सचर बनता है उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं, तो ये मिक्सचर जो है वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। एज़ कम्पेयर जो हम लोग घर में लस्सी पीते हैं, अब लस्सी में 1 गिलास दूध के अंदर भी अगर 6 गिलास पानी के डाल दिए हैं तो उसको भी लस्सी ही कहेंगे, जबकि 6 गिलास दूध के अंदर 1 गिलास पानी डाल दें तो उसको भी लस्सी ही कहेंगे। तो ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट और का जिनकी कंपोजिशन हमेशा सेम होती है उसको जो है हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम वगैरह।
दोज मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस, जिनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती उनको हेट्रोजीनियस कैसे मिसाल करता है सॉइल, रॉक, वुड, कंक्रीट एंड पेंट वगैरह। व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। आखिर रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, आखिर क्यों रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसको पेश किया गया, जबकि एटॉमिक मास तो पहले से मालूम होता था, एटॉमिक मास को तो पहले ही यूटिलाइज किया जाता था। द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कम्पेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोलेटेड इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। जब भी जो है हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से, कार्बन जो है इसके 3 आइसोटोप हैं, C612, C613 और C614। C612 जो है उसके अब उस एक एटम के करने हैं 12 हिस्से। जब उनके 12 हिस्से किए जाएंगे तो जो 12वां हिस्सा होगा, इनके 11 जो है वो पीसेस वन साइड पे कर लेंगे और 1 पीस जो है वो जो होगा ये हमारे पास होगा 1/12 या 1/12 ऑफ द C12। C612 जो है आइसोटोप के 12वें हिस्से, यानी कि उसके 12 टुकड़े अगर कर दिए जाएँ तो उसका जो एक टुकड़ा होगा 1/12 कहलाएगा, ये 1/12 कहलाएगा। इससे कंपैरिजन किया जाएगा एलिमेंट्स की मिकदार का, एलिमेंट्स के जो हैं वो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मासेस का। अब ये एटॉमिक मास जो है इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट जो होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और इसको AMU से जाहिर करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है इसकी डेफिनेशन वही है, इसका मास जो होता है वो हमेशा 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला विद एग्जांपल। इंपेरिकल फार्मूला विद एग्जांपल की हम बात करते हैं तो इंपेरिकल फार्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अगर हम एक कंपाउंड की बात करें तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी सादा तरीन निस्बत को जो फार्मूला जाहिर करता है, ऐसे फार्मूले को इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। इंपेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के जो फार्मूले के अंदर मौजूद या उसके जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज है सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। अब ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, C6H12 और O6 होता है। अब इसको अगर हम किसी होल नंबर से, किसी मुकम्मल नंबर से डिवाइड कर दें, मिसाल के तौर पर 2 से डिवाइड कर दें या 3 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक मुकम्मल हिस्सा अभी तक हासिल नहीं होगा। इसकी बजाय अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास CH2O हासिल हो जाता है। अब CH2O में तीनों की अगर मिकदार की बात की जाए तो 1:2:1, 1:2:1 हासिल हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। हेंस इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2 हो जाएगा। स्टेट 3 रीज़न वाई डू वी यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। हमें कुछ जो है वो रीज़न दे, कम से कम 3 जो है वो वजूहात दे क्यों हम लोग एयर को जो है वो मिक्सचर समझते हैं और पानी को कंपाउंड समझते हैं। तो इसके अंदर कई सारी रीजंस दी जा सकते हैं। यहाँ पर पहली रीज़न है वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वेयर एज एयर इज़ फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो पानी जो होता है ये हमेशा केमिकल मिक्सिंग या केमिकल जो है वो कॉम्बिनेशन, केमिकली मिलने से बनता है, केमिकली कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, जबकि एयर जो होती है वो या हवा जो होती है वो सिर्फ गैसों के आपस में तिबई तौर पर मिलने से या फिजिकल मिक्सिंग से डेवलप होती है। वाटर हैज़ मिक्स्ड रेशियो has fixed ratio between masses of hydrogen and oxygen, whereas in air ratio between masses of component gas is not fixed. अगर हम तरतीब की बात करें या तरकीब की बात करें तो कंपोजिशन जो एयर अपना हवा की होती है उसकी कोई कंपोजिशन मुकर्ररा नहीं होती है, किसी भी मिकदार में हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एज वेल। जबकि जो हमारे पास वाटर होता है उसकी कंपोजिशन वाटर में 2 जो है 2:1 यानी कि 2:1, 2 हाइड्रोजन के एटम्स पे 1 ऑक्सीजन का एटम जो है, यही रेशियो हमेशा कायम रहती है। वाटर हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका मखसूस होता है, जबकि एयर का कोई मखसूस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। एक्सप्लेन वाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर एलिमेंट वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड। आखिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एलिमेंट क्यों समझा जाता है और पानी को कंपाउंड क्यों समझा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट बिकॉज दे आर सेम टाइप ऑफ एटम्स, क्योंकि इनके एटम्स जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, मतलब उनमें एटम्स जो होते हैं उनमें कंपोजिशन तकरीबन सेम ही होती है। जिस तरह ऑक्सीजन का एटम जो है वही 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन का एटम भी 3 एटम से मिलकर बना है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस। अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ें तो वो हाइड्रोजन से और किसी सादा जो है वो कीमियाई मरकब में तब्दील
या केमिकल एलिमेंट में तब्दील नहीं हो सकता। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को छोटा करते रहें, सेपरेट करते रहें तो वो ऑक्सीजन ही रहेंगे, वो किसी और एलिमेंट या मॉलिक्यूल में तब्दील नहीं हुए। Water is considered as a compound because it is a substance made up of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। पानी को कंपाउंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ख़ास दो या दो से ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स उनके एटम से के मिलने से वजूद में आता है और इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं होती है, और एक फ़िक्स रेशो के अंदर ये शामिल होते हैं। एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में दिस कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन हाइड्रोजन लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी ख़ास शनाख्त जो होते हैं वो खो देते हैं और इनकी जगह पे नए कंपाउंड का वजूद आ जाता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल की क्या अहमियत है, ये हमारा क्वेश्चन है। एलिमेंट की सिंबल की वही अहमियत है जो आप या मेरे हमारे नाम की है। अब जो नाम होता है वो किसी भी पर्सन की यूनिकनेस या इनफरादियत को ज़ाहिर करता है। एक घर में एक मोहल्ले में भी बसा औकात अगर नाम यूनिक हो तो उस नाम का कोई भी पर्सन जो है वो मौजूद नहीं होता, तो ये आपको इनफरादियत ज़ाहिर करता है ताकि जब भी बुलाया जाए तो आपको ही बुलाया जाए। इस तरीके से एलिमेंट्स क्योंकि 92 नेचुरली अगर या कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो 92 हैं और अब तक 119-118 के करीब एलिमेंट्स जो हैं वो हम कैटेगराइज कर चुके हैं। तो इन एलिमेंट्स में हर एलिमेंट को नाम सेपरेट दिया गया है। ये सेपरेट नाम क्या करता है या निशानी सेपरेट सिंबल जो है वो क्या करता है, उसको डिफ़ाइन करता है, ये उसको बाकी सबसे मुमताज़ करता है। अगर ये मुमताज़ या इम्तियाज़ ना हो तो हमारे लिए इतना आसान ना हो इस चीज़ को कि हम लोग एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मुमताज़ कर सकें। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे हम लोग बायो के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर ये बात करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी यही मसला था कि जो एक कॉमन नेम होता है वो एक ही चीज़ के काफ़ी सारे कॉमन नेम्स रखे जाते हैं। जैसे प्याज है, उसके 6-7 नाम रखे गए हैं, उसमें कोई इनफरादियत मौजूद नहीं है। कुछ इलाके वाले उसको जो है वो प्याज कहते हैं, कुछ उसको कुछ कहते हैं, कुछ उसको कुछ कहते हैं। ठीक है जी, यही इसका आता है। सिंपल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल आम तौर पे किसी भी एलिमेंट के नाम को जाहिर करता है। वो इंग्लिश नेम भी हो सकता है, अंग्रेज़ी नाम भी हो सकता है, वो लैटिन और ग्रीक नेम भी हो सकता है। अगर इंग्लिश नेम का सिंबल पहले कहीं किसी और एलिमेंट के लिए यूटिलाइज हो चुका हो तो उसकी जगह पे जो है वो लैटिन और ग्रीक नेम भी यूज़ हो सकता है। इट रिप्रेजेंट्स 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये हमेशा एक एटम जो है उस एलिमेंट का जाहिर करता है। इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये भी जाहिर करता है। रिप्रेजेंट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये सिंबल जो होता है एटॉमिक मास का भी थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया दे देता है। इट हेल्प्स टू राइट एंड अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम सिंबल नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए केमिकल रिएक्शन को लिखना, समझना और पढ़ना आसान नहीं रहेगा। पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो जो पीरियोडिक टेबल है ये भी एलिमेंट्स के सिंबल्स पर ही मुश्तमिल है, सिंबल्स पर ही मौजूद है, पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए O है, सल्फर के लिए S है, नाइट्रोजन के लिए N है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये एक मिक्सचर है और वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, इसमें क्या फ़र्क है? सीधी सी बात है, इनमें 2-3 फ़र्क जो है मिक्सचर और कंपाउंड, एयर और जो है वो वाटर के दौरान भी हमने काफ़ी सारे इसके डिफरेंसेस कर लिए, यहाँ पर हमारे लिए बहुत आसान होगा। सॉफ्ट ड्रिंक इज़ मेड अप ऑफ सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट एनी फिक्स रेशो। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें केमिकल कंपोजिशन जो होती है उसको कांस्टेंट रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ टेस्ट क्वालिटीज़ वगैरह का ख्याल रखा जाता है, टेस्ट, उसके अलावा कंपोजिशन वगैरह कांस्टेंट नहीं होती। वाटर इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज़ अ फिक्स्ड रेशो 1:8 बाय मास। अगर हम बाय मास की बात करें तो 1:8 जो है वो शामिल होती है। ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है वो हाइड्रोजन के 8 एटम्स के बराबर बाय मास होता है वज़न, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होता है वो बाय मास बहुत हल्का होता है। और अगर हम सिंबल की बात करें या इसके फार्मूला की बात करें तो फार्मूले में 2:1 का हमारे पास कंपोजिशन आती है। सॉफ्ट ड्रिंक हैज़ हेट्रोजीनियस कंपोजिशन, सॉफ्ट ड्रिंक की कंपोजिशन सेम नहीं होती है जबकि वाटर की कंपोजिशन हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहती है। इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, हम जो है सॉफ्ट ड्रिंक को अगर हम इवेपोरेट करें तो उसमें से जो उसमें केमिकल शामिल किए जाते हैं वो केमिकल सेपरेट किए जा सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में वाटर को इतनी जल्दी जो है वो सेपरेट इतने सिंपल फिजिकल मीन के ज़रिए नहीं सेपरेट किया जा सकता। केमिकल मीन्स करें या कोई और दूसरे तीसरे मामिल करें तो उसके ज़रिए सेपरेट किया जा सकेगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर, इनमें से एलिमेंट्स कौन से, कंपाउंड कौन से, मिक्सचर कौन से, ये बड़ी टेक्निकल सी बात है, बड़ा सिंपल सा इसमें तरीकाकार है, इसको ज़रा समझ लें। ये चीज़ यहाँ पर ही देख लें आप लोग, इंशाल्लाह ये बहुत काम आएगी। अब देखिए He और H2, अब He में ये जो है ये हीलियम का सिंबल है क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल है और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल है, तो इससे नाम जाहिर हो रहा है कि ये एक एलिमेंट हीलियम का सिंबल है। हीलियम एक नोबल गैस है और ये सेकंड एलिमेंट है
पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पीरियड में पाया जाता है। ग्रुप नंबर 18 का फर्स्ट मेंबर है, नोबल गैसेज है, और इसकी जो है इसके लिए डुप्लेट रूल जो है वो फॉलो होता है। 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनर्टनेस इसमें पाई जाती है, ये जल्दी रिएक्शन शो नहीं करता। CO और CO2। अच्छा, ये CO जो है ये हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक्चुअली ये जो है ये, हाँ जी जी, ये जो है यहाँ पर ये सेट नहीं किया गया, इसको थोड़ा सा सेट करना था, लेकिन खैर ये सेट नहीं हो सका। नो वरी। ये जो CO है, फर्स्ट CO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है, जबकि नेक्स्ट जो है ये CO है, ये सेकंड O जो है इसको स्मॉल बुक में जो है वो लिखा हुआ है स्मॉल O है। अगर स्मॉल O हो तो ये कोबाल्ट का सिंबल है, जबकि CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल है। वाटर एंड मिल्क, अगर हम वाटर एंड मिल्क की बात करते हैं तो वाटर जो है ये हमारे पास कंपाउंड है, जबकि मिल्क जो है ये मिक्सचर है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। गोल्ड एंड ब्रास की बात करते हैं, गोल्ड जो है ये एक एलिमेंट है, आवरम AU इसका सिंबल होता है, जिसको सोना हम लोग कहते हैं, और ब्रास जो है ये एक मिक्सचर है, क्योंकि ये मिक्सचर है, ये इसको हम एलॉय कहते हैं। ये जो है ये 2 मेटल्स से 2 या 3-4 मेटल्स जो है इनकी कंपोजिशन मिलकर बनाता है। आगे हमारे पास आयरन एंड स्टील। आयरन जो है ये हमारे पास एलिमेंट है, जबकि स्टील जो है ये मिक्सचर है, क्योंकि ये कई सारे जो है वो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनता है जी। आगे जी, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाई इट इज़ नीडेड। एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है, ये बहुत पहले भी हम लोग कर चुके हैं, इसको काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसलिए यहाँ पर मैं इसको दोबारा से ध्यान नहीं करा। स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फाउंड बाय कंबाइनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इनके मिलने से क्या बनता है ये देखेंगे। जिंक और कॉपर अगर हम मिलाते हैं तो इनके मिलने से एक अलॉय बनता है, इस अलॉय को जो है हम लोग ब्रास कहते हैं। ये वही अलॉय है जिसको हम लोगों ने मिक्सचर इससे पिछले क्वेश्चन में किया है। जिंक और कॉपर जब भी मिलेंगे तो ये ब्रास बनाएंगे। वाटर और शुगर अगर मिलेंगे तो इनके मिलने से जो है वो मिक्सचर बनेगा, और इसको जो है वो हम मिक्सचर का सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन या सिरप कहेंगे। आगे एल्यूमिनियम और सल्फ़र अगर मिलते हैं तो इनके मिलने से एल्यूमिनियम और सल्फ़र जो है वे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाते हैं, ये एक कंपाउंड बनाते हैं। आयरन, क्रोमियम और निकल अगर आपस में मिलते हैं तो ये मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, ये एलॉय बनाते हैं, और इस एलॉय का जो है वो हम लोग नाइक्रोम कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला जी। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में अगर डिफरेंस देखें हम लोग, the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of the molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स पाए जाते हैं उन सब के अगर फार्मूला उनके अंदर उनके जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं उनको अगर उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनको जमा कर लिया जाए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। फार्मूला मास किसी भी फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके अगर एटॉमिक मासेस को जमा कर लिया तो ये फार्मूला मास आ जाता है। द टर्म मॉलिक्यूलर मास इज यूज्ड फॉर कंपाउंड दैट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये हमेशा टर्म ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसे जो है मॉलिक्यूलर मास यूज़ ही मॉलिक्यूल के लिए होती है, जबकि फार्मूला मास टर्म जो होती है फार्मूला यूनिट्स के लिए या एनी कंपाउंड्स के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 AMU एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 AMU। ठीक है जी। इसी के मुकाबले में अगर हम लोग फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है 58.5 AMU है, जबकि CaCO3 का फार्मूला जो होता है वो 100 AMU होता है जी। which has more than atoms। इनमें किस में जो है वो एटम ज़्यादा होंगे, 10 ग्राम्स ऑफ Al में और 10 ग्राम्स ऑफ Fe में। तो ये हम कैसे निकालते हैं 10 ग्राम्स ऑफ Al, अगर हम एलुमिनियम की बात करते हैं तो उसके 10 ग्राम जो है उसमें कितने मार्क्स होते हैं और कितने जो है वो एटम्स होते हैं, और 10 ग्राम ऑफ आयरन में कितने एटम्स होते हैं ये हम देखते हैं। गिवन मास ऑफ एलुमिनियम का मास 10 ग्राम है, मोलर मास एलुमिनियम का बात करते हैं 27 ग्राम पर मोल होता है। अगर हम नंबर ऑफ़ एटम्स निकालते हैं तो वो होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन। अब नंबर ऑफ़ जो है वो एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर होता है मास बटा मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। 10 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23, हमारे पास 22.23 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 एटम्स हासिल हो गए। अब Fe की बात करते हैं, उसका भी 10 है, क्योंकि उसका जो मोलर मास होता है वो 56 होता है। मास बटा मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, 10 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई 6.0 टू 10 रेज़ पावर 23, आंसर आ जाएगा 1.075 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23। तो इस लिहाज से ये हमारे पास हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम जो है उसके पास आयरन की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम है। जब उसके ग्राम्स जो है वो हम लेंगे, इक्वल ग्राम्स लेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उसके एटम्स ज़्यादा आएंगे।
इनमें से किसके पास जो है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा है, 9 ग्राम्स वाटर और 9 ग्राम्स शुगर। अगर हम 9 ग्राम्स ऑफ वाटर की बात करते हैं तो 9 ग्राम्स है, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, डिवाइड करें 9/18 मल्टीप्लाई 6.02 10⁻23, 9/18 जो है ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 6.02 को 1/2 करेंगे तो इस 3.01 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻23। अब गिवन मास ऑफ शुगर 9 ग्राम्स है और मोलर मास ऑफ शुगर अगर हम निकालते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल मास आ जाएगा 342 आ जाएगा, 342 आ जाएगा। अब हम क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 342 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23, हमारे आंसर है वो है 1.584 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये हम कहेंगे कि 9 ग्राम वाटर हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स दैन 9 ग्राम ऑफ C12H22O11। तो इसमें सादा जो है वो जमा तफरीक यही है कि एक सादा सा झटका फार्मूला या हम देसी फार्मूला इसको कह सकते हैं कि जिस भी कंपैरेटिवली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में जिस चीज़ के का जो है वो ग्राम एटॉमिक मास या फार्मूला मास कम है या मॉलिक्यूलर मास कम है तो उसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स की एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जो डिवाइड करके मल्टीप्लाई इस फार्मूले में जब फिट आएगा तो उसके नतीजे में जो वैल्यू हासिल होगी वो बड़ी वैल्यू होगी। विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स, 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड और 1 ग्राम ऑफ KCl। इनमें अब किसकी होगी, सोडियम क्लोराइड और KCl। जी हम क्या करेंगे 1/58.5 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.029 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। जबकि यहाँ पर देखते हैं गिवन मास ऑफ KCl 1 ग्राम है, डिवाइडेड बाय जो है उसको हम 74.5 कर देते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 8.08। तो हम कहेंगे 1 ग्राम ऑफ NaCl जो है उसके पास ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 ग्राम ऑफ KCl। तो ये सीधा सीधा सा फार्मूला है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जिस चीज़ के अंदर भी वी कैन से इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसके एटम्स या फार्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी यहाँ पर देखा जा सकता है। मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमोएटॉमिक। ऐसा एटम जो सेम ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम तरह के एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होमोएटॉमिक कहलाता है, जबकि ऐसा मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं जो मुख्तलिफ तरह के एटम्स पर मुश्तमिल उसको हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 एंड सल्फर S8 ये जो है उसकी एग्जांपल्स होती हैं। हेटेरोटॉमिक में CO2 H2 और NH3 इसकी एग्जांपल होती हैं। Which of the following is the number of hydrogen atom is more, 2 moles of HCl, 1 mole of NH3। जी आंसर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ HCl में 1 मोल होते हैं, जबकि हाइड्रोजन HCl के अंदर जो होते हैं 2 मोल होते हैं। वेयर एज नंबर ऑफ moles of hydrogen in 1 mole of NH3 3 मोल होता है। Hence 1 mole of NH3 has 3 moles of hydrogen as compared to नेक्स्ट में जो है वो क्या होते हैं HCl के अंदर 2 मोल होते हैं, जबकि उसके अंदर जो है वो क्या होते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ H2। तो यहाँ से हमारे पास बात साबित क्या होती है, हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NH3 जो होता है उसके अंदर 3 मोल होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे एज़ कम्पेयर टू 2 मोलिक्यूल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl के। 2 मोल्स ऑफ HCl की बनिस्बत 1 मोल ऑफ NH3 जो है उसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसमें 3 है। 3 के साथ जब 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 मल्टीप्लाई 6.02 10⁻23 के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से ये जो NH3 है इसके अंदर H की मिकदार ज़्यादा होगी। जी ये यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सारे क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व आउट कर लिए। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज और ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को जो है वो साथ साथ शेयर करते रहें ताकि बाकी सब तक भी ये बात पहुंचे। और अगर ये वीडियो आप दोबारा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।